प्रभात बच्चों, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ लखनवी अंदाज और व्याख्यान संख्या 4। पाठ के लेखक यशपाल और पाठ कौन सी पुस्तक में से लिया गया है? क्षितिज में से, क्षितिज के गद्य भाग में से लिया गया है और पाठ का नाम लखनवी अंदाज है। तो इस सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लेखक जो है वो यशपाल जी हैं और यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया, अर्थात बीए की वहाँ से। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी देशभक्तों से हुआ और इसीलिए फिर स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से ये जुड़े और इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। यशपाल जी का निधन सन 1976 में हुआ। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। आम आदमी, आम जिंदगी से वो सरोकार रखते हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता। तो जो उनकी जो रचना लिखते हैं उसमें समाज की जो वास्तविकता है वो झलकती है। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। कि किसके ऊपर लिखते हैं? सामाजिक विषमता के ऊपर, राजनैतिक पाखंड और रूढ़िवादी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनके ऊपर। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वा दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज़ है, अर्थात इस उपन्यास में उन्होंने भारत विभाजन की जो त्रासदी थी उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया हुआ है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उनकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं और भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अब हम पाठ का सार जानते हैं कि लखनवी अंदाज जो है पाठ हमने पढ़ा है उसका एक बार संक्षिप्त सार जान लेते हैं। लेखक ने लखनऊ के से मुफस्सिल तक का सफ़र करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गए। डिब्बे के सामने की बर्थ पर एक नवाब साहब बैठे हुए थे जिनके सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आ जाने से नवाब साहब को असुविधा और संकोच का अनुभव होने लगा। लेखक कनखियों से नवाब साहब को देखता रहा और उनके बारे में कल्पना करने लगता है। फिर तभी नवाब साहब ने लेखक से पूछ लिया कि क्या वह खीरा खाएंगे, तो इस पर लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने बड़ी नफासत से खीरों को काटकर तौलिए पर सजा देता है और उस पर नमक, मिर्च और ज़ीरा, जो लखनऊ स्टेशन पर खीरा खरीदने वाले खीरों के साथ, खीरा बेचने वाले खीरों के साथ देते हैं, तो वो पुड़िया लेकर निकाल कर अपनी उनके ऊपर वो मसाला छिड़क देता है। इसके बाद नवाब साहब ने लेखक से फिर कहा कि खीरा खा लीजिए, परंतु लेखक पहले खीरे के लिए इनकार कर चुका था, इसलिए इच्छा होते हुए भी इनकार कर देता है, क्योंकि लेखक को अपना स्वाभिमान भी बचाना था कि पहले मना कर दिया तो अब हाँ कैसे करता। नवाब साहब ने खीरे की एक एक फाँक को उठाया और उसे फिर सूंघता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। बच्चों, नवाब साहब जो थे वो खीरे को खाते नहीं हैं बल्कि उनको खिड़की से बाहर फेंकते जाते हैं, सूंघकर एक एक फाँक को बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार उन्होंने सिर्फ सूंघकर ही अपने को तृप्त कर लिया। सूंघने मात्र से ही अपने पेट की संतुष्टि का अनुभव दिखाने लगे कि मेरा पेट भर गया है। खीरे को काटने और उसके इस्तेमाल के बाद नवाब साहब थककर लेट जाते हैं। तब तक नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार की आवाज़ आई और लेखक ने कहा, मतलब बिना खाए ही नवाब साहब ने ऐसा डकार लिया कि जैसे लगा कि भाई उनका पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। तो लेखक ने कहा कि क्या खीरा था? लेखक से कहा कि क्या, नवाब साहब कहते हैं कि भाई क्या खीरा था? लजीज था मगर पेट पर बोझ डालता है, मैदे पर बोझ डालता है। इस प्रकार लेखक ने सोचा कि जैसे खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो भाई फिर बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती।
अर्थात जब बिना खाए पेट भर सकता है, पेट भरने का एहसास हो सकता है और डकार आ सकती है, तो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र के कि लेखक जो है सिर्फ कल्पना करे और कहानी को एक नई कहानी बनकर सामने आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। पाठ हमने पढ़ लिया था बेटा। अब हम इस पाठ के जो अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर है उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि अभ्यास कार्य के जो प्रश्न हैं उनके ऊपर हमें आज चर्चा करनी है। तो पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तनिक भी मतलब ज़रा से भी, थोड़े से भी उत्सुक नहीं है कि ऐसा कौन, मतलब नवाब साहब ने ऐसे क्या हाव भाव दिखाए लेखक को कि लेखक ने अनुमान लगा लिया कि भाई ये तो मुझसे बातचीत करने के लिए ज़रा भी उत्सुक नहीं है। तो पाठ की शुरुआत में ही हमने पढ़ा था बेटा कि जो लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया कि लेखक जो थे वो नवाब जो थे वो एकांत में सफ़र करना चाहते थे, लेकिन उनका मतलब ये सफ़र जो था एकांत में करने का जो था वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर लेखक आ जाते हैं और लेखक के आ जाने का जो असंतोष था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेखक भी सोचने लगे कि शायद ये सज्जन भी, लेखक ने यह भी सोचा कि भाई हो सकता है ये भी मेरी तरह से नई कहानी के सोच विचार में बैठा हुआ हो और सोच विचार कर रहा हो, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, साधारण वस्तु का शौक रखते देख लिए जाने के बाद अब इसको संकोच अनुभव हो रहा हो। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह भी नहीं दिखाया कि जब लेखक आए तो अंदर आने के बाद उसने कोई बातचीत नहीं की, कोई ऐसा उत्साह उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दिया कि भाई लेखक के आ जाने से वो खुश थे कि पहले मैं अकेला बैठा था अब हम दो हो गए, तो ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दिया। वह लेखक से बात किए बिना कुछ देर खिड़की से बाहर देखते रहे और कभी खिड़की से बाहर देख लेते थे, कभी सारी स्थिति के ऊपर गौर कर लेते थे, इधर उधर देख लेते थे। तो इसी प्रकार से लेखक को मतलब ये महसूस हो गया, नवाब साहब का ऐसा मतलब वहाँ पर व्यवहार देखकर उनको महसूस होता है कि भाई नवाब साहब जो है वो बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। अंततः का अर्थ है कि अंत में, कि नवाब साहब ने खीरे को काट लिया, नमक मिर्च बुरक लिया और फिर उसके बाद सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? यहाँ बेटा एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला पूछा गया कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया कि खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंका, और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जो उन्होंने किया कि खीरों की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो ऐसा करना उनके कौन से स्वभाव को इंगित करता है, दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा कि जो नवाब साहब थे उन्होंने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो उन्होंने जो ऐसा किया तो वो हो सकता है उन्होंने अपनी नवाबी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत को दिखाने के लिए किया होगा, अपनी नवाबी रईसी को दिखाने के लिए किया होगा कि भाई जो नवाब होते हैं वो खीरे जैसी साधारण खाद्य वस्तु को खाते नहीं बल्कि इस तरह से सूंघकर फेंक देते हैं। और लेखक के सामने इस प्रकार खीरे को फेंक देने का कारण भी यही था, क्योंकि वो लेखक को भी यही बताना चाहते थे ना कि भाई हम तो ख़ानदानी रईस हैं और हम ऐसी छोटी वस्तु को खाते नहीं हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा था कि उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, कि उन्होंने जो अपनी वो नवाबी रईसी दिखाई और उनको फेंक दिया खीरे की फांकों को, तो ये स्वभाव कैसा दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि लेखक जो थे वो नवाब जो थे वो लेखक के सामने अपनी नवाबी का प्रदर्शन करना चाहते थे और उनका ऐसा करना उनके दिखावटी स्वभाव को दर्शाता है कि नवाब जो था वो लेखक के सामने दिखावा कर रहा था, झूठा प्रदर्शन कर रहा था। तो उनकी झूठी शान को प्रदर्शित करना भी यहाँ पर इंगित किया गया है।
अगला प्रश्न है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल जी के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि भाई बिना विचार, कोई विचार नहीं हो, कोई घटना नहीं हो, कोई पात्र भी नहीं हो, तो क्या कहानी लिखी जा सकती है। तो यशपाल जी के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है, आपको अपने विचार बताने हैं कि हम इस बात से सहमत हैं या नहीं है। तो यशपाल जी का यह विचार अपने आप में हमें तो अधूरा सा प्रतीत होता है, इसलिए क्योंकि हम इससे पूर्णतः सहमत नहीं हैं कि बिना विचारों, बिना घटना या बिना पात्रों के कोई कहानी लिखना संभव है। क्योंकि कहानी में कोई न कोई विचार, घटना अथवा पात्र होना ज़रूरी है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो, फिर चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में हो, लेकिन कोई ना कोई विचार भी होगा, कोई घटना भी होगी, कोई पात्र भी होगा। अब उदाहरण के लिए हम इस पठित कहानी में लखनवी अंदाज जो हमने पढ़ी, इसको भी ले सकते हैं, देख सकते हैं कि इस कहानी में भी लेखक ने लिखने के जो कहानी जो लेखक ने लिखी है, तो इसके लिखने के पीछे लेखक का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि लखनऊ के पतनशील नवाबी वर्ग पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। यशपाल जी ने यहाँ पर व्यंग्य किया है, और किस पर किया है? लखनऊ के पतनशील सामंती वर्ग पर किया है। तो इसी विचार पर कहानी का पूरा ताना बाना उन्होंने बुन दिया है, क्योंकि विचार तो यहाँ पर भी है। इस कहानी में घटनाओं की अपेक्षा विचारों की प्रधानता है, कि कोई घटना नहीं है, बल्कि किसकी प्रधानता दी गई है? विचारों की प्रधानता दी गई है। और घटना के रूप में रेल यात्रा, यात्री के रूप में किसको लिया? लखनवी नवाबों जैसा दिखने वाला एक सज्जन है, और उनके पतन को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि बिना विचार, घटना व पात्रों के कोई कहानी बन सकती है। तो इस तरह से हम यशपाल जी के इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि कहानी में कोई ना कोई कथानक बेटा अवश्य होता है, और अगर कथानक ही नहीं होगा तो फिर ऐसी कहानी को कौन पढ़ेगा? ऐसी कहानी रुचिकर नहीं होगी, और रुचिकर नहीं होगी तो ऐसी कहानी को कोई पढ़ेगा भी नहीं, तो कहानी लिखने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है इस प्रकार। तो अगला प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? जो निबंध है हमने यहाँ पढ़ा, इसके अलावा, इसमें इस पाठ का नाम क्या था? लखनवी अंदाज। तो इसके अलावा आप इस निबंध को और कौन सा नाम देना चाहेंगे? तो हम इसको और भी नाम दिए जा सकते हैं। इस निबंध को आप नाम दे सकते हैं अकड़ू नवाब, क्योंकि नवाब जो था वो अपनी अकड़ में था, बातचीत करने के लिए भी कोई वो नहीं दिखा रहा था उत्साह, तो अकड़ू नवाब हो सकता है। दूसरा, दिखावा बहुत कर रहा था वो, कि खीरा खाने के लिए ख़रीदा, लेकिन उसने खाया नहीं बल्कि सूंघकर फेंक दिया। तो इस प्रकार से इसका दिखावटी संस्कृति भी हो सकता है, और ख्याली पुलाव पकाना भी हो सकता है। पाठ का शीर्षक हम इसके अलावा, लखनवी अंदाज के अलावा, इसके ये अन्य शीर्षक हो सकते हैं। तो आप कोई भी एक शीर्षक इसमें लिखें जो आपको उचित लगे, ऐसा शीर्षक आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है, आगे जो प्रश्न पढ़ेंगे हम वो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो आपने पाठ में पढ़ा ही था कि नवाब साहब ने खीरा खाने की किस प्रकार से तैयारी की थी, तो उस तैयारी का ही एक शब्द चित्र आपको यहाँ पर लिखना है कि किस तरह से उन्होंने खीरे को खाने के लिए तैयार किया था। तो नवाब साहब ने खीरों को तैयार कैसे किया था कि नवाब साहब ने खीरों को पहले धोया। सबसे पहले उन्होंने खीरों को क्या किया? धोया था, और धोने के लिए उनके पानी कहाँ से लेकर आए? उनके पास एक लोटा रखा हुआ था पानी का सीट के नीचे, तो उसी पानी से उन्होंने खीरों को धोया। फिर उनके पास एक तौलिया भी था, तौलिए से उन खीरों को पोंछ लिया अच्छे से, और फिर जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे, मतलब ऊपर से उनको काट दिया थोड़ा थोड़ा, और फिर काट करके उन्हें गोदा, चाकू से उनको अच्छी तरह से गोद लिया। गोदना मतलब उसमें चाकू को बार बार मारते रहे।
गोदकर खीरों का झाग निकाला। झाग निकालने के बाद उसने खीरों को बहुत ही सावधानी से छीलकर फाकों को तौलिए पर बड़े अच्छे ढंग से सजा दिया। कि खीरों को छील लिया, छीलने के बाद उसकी फाके की और फिर उसको तौलिए पर बड़े ही अच्छे ढंग से सजा कर रख दिया। नवाब साहब के पास खीरा बेचने वालों के पास से ली गई नमक मिर्च जीरा की पुड़िया थी। कि नवाब साहब ने जब खीरे खरीदे थे तो खीरा, ये लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचते थे, ये उनकी विशेषता थी बेटा कि वो जो भी ग्राहक उनसे खीरा खरीदता था तो उस ग्राहक को वो एक नमक मिर्च और ज़ीरा पीस कर मिलाकर रखते थे, उसकी पुड़िया भी साथ में दे देते थे। तो फिर वो नमक मिर्च और ज़ीरा की जो पुड़िया थी उसमें से वो थोड़ा सा जो मसाला बनाया हुआ था उसको उसके ऊपर छिड़क देते हैं और फिर नवाब साहब ने तौलिए पर रखे खीरे की फाकों को मतलब मुँह तक लेकर जाते हैं और उनको फिर उन्हें सूंघकर फेंक देते हैं। खीरों को खाते नहीं हैं बल्कि उनको सूंघ करके फेंक देते हैं। और उन खीरे की फाकों को देखकर नवाब साहब के मुंह में पानी आ जाता है और इस तरह नवाब साहब ने बड़े नज़ाकत और सलीके के साथ खीरा खाने की तैयारी की। कि खीरों को खाने के लिए तैयार किया, बड़ी ही नज़ाकत से, नफासत से, मतलब कोमलता से, स्वच्छता से और बड़े ही शिष्टाचार के साथ उनको तैयार किया। अगला प्रश्न है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? कि जब आप जैसे नवाब साहब ने खीरों को तैयार किया खाने के लिए, ऐसे ही आप भी किसी चीज़ को खाने के लिए कैसे तैयार करते हैं? कि आपको कोई चीज़ खाने में पसंद हो, जैसे आपको सलाद पसंद है तो सलाद में आप कौन कौन से चीज़ें काटते हैं, या फिर आपको कोई चाट पसंद है तो उसको खाने के से पहले आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। वो तैयारी आपने अपनी पसंद की कोई भी चीज़ जो है आपको खाने में अच्छी लगती है उसका वर्णन आपको वैसे ही करना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ कि हम दिन में विभिन्न प्रकार की चीज़ें खाते हैं और उनके लिए अलग अलग तैयारी करते हैं। आलू की चाट खाने के लिए पहले आलू को उबालते हैं, उबलने के बाद उन्हें छीलते हैं, फिर उनको समान आकार के टुकड़ों में काटते हैं। कढ़ाई को गैस चूल्हे पर चढ़ाते हैं और कढ़ाई के गर्म होने पर उसमें तेल और घी डाल देते हैं। तेल और घी के गर्म हो जाने पर उसमें कटे हुए आलू डाल देते हैं और कम आंच पर उन आलूओं को सुनहरा होने तक भून लेते हैं और तलने के बाद उन्हें एक बड़े कटोरे में डालते हैं और उन पर चाट मसाला, नमक, नींबू जो भी आप डालकर खाते हैं तो वो आप डालकर हम उनको खाते हैं। प्लेटों में सजाकर रख लेते हैं और फिर कांटे की सहायता से उसको हम आराम से बैठ कर के खाते हैं। तो आपको जो चीज़ पसंद हो आप उसी का लिखिए। खीरा लिख सकते हैं, टमाटर लिख सकते हो, गाजर के बारे में लिख सकते हो, सबको मिलाकर भी आप लिख सकते हो कि हम ये चीज़ें इस प्रकार से खाने के लिए तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उसकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखना है। परीक्षा के लिहाज से बेटा ये प्रश्न इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें दिया गया है तो हम इसको, सनक तो बहुत सारी होती है नवाबों की, तो किसी भी एक सनक का यहाँ पर हम वर्णन कर सकते हैं। कोई और भी सनक आपने सुनी हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नवाब साहब ने खीरे को खाने के लिए इस ढंग से तैयार किया कि देखने वाले के मुंह में पानी भर आता है, कि पानी आ जाए उसको देखे तो। नवाब साहब ने खीरे को खाने के लिए तैयार किया और केवल सूंघकर ही उसे खिड़की से बाहर फेंक देना। तो ये उनकी नवाबी सनक हो सकती है, कि इसको उनकी नवाबी सनक कहा जा सकता है कि उन्होंने दिखावा करने के लिए ऐसा किया। हम लोगों ने भी इसी प्रकार नवाबों की कई सनकों के बारे में सुना है, पढ़ा है कि एक बार दो नवाब रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने के लिए जाते हैं और दोनों को एक ही ट्रेन में जाना होता है और एक ही डिब्बे में बैठना होता है। तो दोनों का आमना सामना डिब्बे के सामने हो जाता है और दोनों
एक दूसरे शिष्टाचार का बड़ा महत्व होता है इनके अंदर, नवाबों के अंदर। तो शिष्टाचार दिखाने के लिए दोनों एक दूसरे को पहले आप कहते रहते हैं कि पहले आप चढ़िए, वो दूसरे को कहता है कि आप चढ़िए। और गाड़ी जो थी वो चलने के लिए तैयार हो जाती है, और परंतु जो दोनों नवाब थे उनमें से डब्बे में चढ़ने की पहल कोई नहीं करता, और उनकी शिष्टाचार की इस सनक ने उनकी गाड़ी निकाल दी, अर्थात उनकी गाड़ी ही निकल जाती है। परंतु दोनों नवाब अपनी जगह से टस से मस नहीं होते, बिल्कुल नहीं हिलते, वहीं पर खड़े रहते हैं, और गाड़ी जो थी वो चली जाती है। तो ऐसी और कोई सनक आपने नवाबों के बारे में सुनी हो, शौक के बारे में कहीं सुना हो, पढ़ा हो, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी सनक के बारे में ही है कि भाई सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है। तो बहुत सारे इसके भी अनेक तरह से उत्तर बन सकते हैं। किसी भी सनक के बारे में आप लिख सकते हैं जो सकारात्मक रूप लिए हो, नकारात्मक रूप नहीं लिए हो। तो ऐसी सनक का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए हैं सभी वैज्ञानिकों की सनक का परिणाम है। कि विज्ञान में जितने आविष्कार किए गए हैं वो वैज्ञानिकों की सनक का परिणाम है, क्योंकि वो सनकी थे। जिस काम का उनके ऊपर जुनून सवार होता था उसे पूरा करके ही दम लेते थे। उदाहरण के तौर पर क्यूरी दंपत्ति को रेडियम की खोज करने की सनक सवार थी। तो रेडियम की खोज किसने की? क्यूरी दंपत्ति ने की थी, और उनको ये सनक सवार थी, तभी तो वे दिन रात इसी प्रयोग में जुटे रहे और अंत में रेडियम का आविष्कार करने में सफल रहे। इसी प्रकार थॉमस एडिसन का उदाहरण ले सकते हैं आप। उसको भी नए नए आविष्कार करने की सनक थी, और इसके लिए वे 100 से भी अधिक आविष्कार किए थे, और जिनमें वो सफल भी रहे। तो कभी कभी यह सनक जो होती है मानव जीवन के लिए सकारात्मक भी होती है, कि इस तरह के जो आविष्कार किए जाते हैं, मानव भलाई के लिए जो काम किया जाता है, जुनून सर पे हो जिसके ऐसा काम करने का कि जिससे संपूर्ण मानव जाति की भलाई हो, तो ऐसा जुनून, ऐसी सनक जो होती है वो नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक होती है। तो इसके अलावा इसका और भी उत्तर हो सकता है कि सनक नकारात्मक ही नहीं होती, सकारात्मक भी होती है। सनक का अर्थ होता है बेटा जुनून, अर्थात किसी भी काम को करने का जुनून सवार हो जाना, उसे क्या कहते हैं? सनक। और जिस पर यह सवार हो जाती है, अर्थात जिस पर यह जुनून या यह सनक सवार हो जाती है, वह फिर उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं, अर्थात पूरा करके ही शांत होते हैं। और ऐसी सनक आप विद्यार्थियों में भी हो सकती है, खिलाड़ियों में भी हो सकती है, कलाकारों में भी, किसी में भी हो सकती है। और अपनी धुन के पक्के लोग जो होते हैं, अपनी धुन के जो लोग पक्के होते हैं, वे एक दिन अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होते हैं। कि ऐसे पक्के धुनी लोग जो होते हैं कि जिनके ऊपर इस प्रकार का जुनून सवार हो जाता है कि मुझे इस काम को करना ही है, तो वो उस काम को फिर पूरा करके ही दम लेते हैं। और ऐसे ही हमारे देशभक्त भी थे, उनके ऊपर भी देश को आज़ाद कराने की सनक सवार थी, है ना। क्योंकि जब कोई कार्य समाज के कल्याण के लिए या देश की भलाई के लिए किया जाता है, तो इन कार्यों को करने के लिए सनक का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर जुनून सवार नहीं होगा, तब तक हम किसी काम को पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ उसे पूरा नहीं करते हैं, तब तक वो काम सफल नहीं होता है। तो इन कार्यों को करने के लिए सनक का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना सनक के कोई महान काम पूर्ण नहीं होता, महान कार्य के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान करने वाले देशभक्त, कि देश को आज़ाद कराने के लिए जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दे दिया, अपने प्राण त्याग दिए, वो देशभक्त भी क्या थे? सनकी थे, कि उनके ऊपर भी देश को आज़ाद कराने की सनक सवार थी। इसीलिए अपने प्राण देने से भी वो पीछे नहीं हटे। और देश का नवनिर्माण जो होता है वो भी सनकी लोग ही कर सकते हैं, कि जिनके ऊपर सनक सवार हो,
ऐसे ही लोग देश के नवनिर्माण में भी अपना अहम योगदान देते हैं, क्योंकि सनक के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। गृह कार्य, तो गृह कार्य में आपको अभ्यास, जो ये प्रश्न उत्तर हमने आपको समझाए हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। तो अभ्यास कार्य के ये प्रश्न उत्तर जो हमने समझाए हैं, आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। तो उनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।